बिजली लाने का वादा किया था कि अगर बिजली ना आए तो मेरा नाम बदल देना। बताए कि आपको किस नाम से पुकारूं? गो नवाज गो, गो नवाज गो। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का क्या हुआ मियां साहब? अवाम आपसे पूछती है कि ये प्रोजेक्ट अब तक बिजली पैदा क्यों नहीं कर रहा? FIA इसकी इंक्वायरी कब करेगी? किस कोने में थुपकी हुई है ये नैब? गो नवाज गो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाजरीन, सबसे पहले 92 न्यूज़ की जानिब से नहायत अफसोस और इजहार ताज़ियत उन शहदा के लवाहिकीन से जो कल मक्का मुकरमा में तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाओं के बाद हरम शरीफ में तामीराती क्रेन गिरने से शहीद हुए। और अब तक की जो इत्तलात हैं इसके मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद शहीद और 238 आज़मीन हज ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में 18 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। हादसे के बावजूद खाना काबा का तवाफ जारी रहा और हरम शरीफ की जो फ़ज़ा थी ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक से गूंजती रही। खुदा शहदा के जो लवाहिकीन हैं, हम दुआ करते हैं कि उनको सब्र व जमील अता फरमाए। हम मुश्किल के इस घड़ी में सऊदी हुकूमत और सऊदी अवाम के साथ खड़े हैं। प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि अभी आपने आज देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपने कारकुनों से खिताब किया। मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है नाज़रीन कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से मुफाहमत खत्म करने का ऐलान कर चुकी है, ऐलान जंग कर चुकी है। पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी को सिंध पर हमला करार देती है और FIA को सूबे में मुदाखलत का जिम्मेदार। यहां तक भी कहा गया कि क्या बदउनवानी सिर्फ सिंध में है, क्या कहीं और नहीं है। और कहा गया कि पंजाब में सानिया मॉडल टाउन और एयर मार्शल असगर खान केस में मुलविस सियासतदानों और सिविल और खाकी ब्यूरोक्रेसी से अब तक किसी ने आखिर पूछताछ क्यों नहीं की। और फिर पीपल्स पार्टी को दूसरा झटका लगता है सिंध असम्बली के रुकन सैयद अली नवाज शाह को नायब अदालत की जानिब से सजा पर। और जरदारी साहब ये कहने लगे कि पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और अगर इस तरह से ही अदालती निजाम को इस्तेमाल करके सियासी मुखालिफिन को सजाएं दिलवाई गई तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। अब ये बात कितनी दूर तक जाएगी तो जरदारी साहब ने ही सोच रखा होगा। दूसरी तरफ NLC स्कैंडल में साबिक वफाकी वजीर तिजारत मखदूम अमीन फहीम समेत 11 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। वजीर आजम साहब को भी 14 मई 2014 को नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह किया और फिर 2 दिन बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। आखिर क्यों बंद हुआ, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या हुकाम और हुकूमत में शामिल इसके जिम्मेदार सियासतदानों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? 22 अरब रुपए का जो मंसूबा था यह आखिर 81 अरब तक कैसे पहुंचा? आखिर ये लोग कब शिकंजे में आएंगे? मियां साहब को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि MQM ने कराची में रेंजर से मुकाबले में हलाक होने वाले 4 मुल्ज़िम 3 को अपने कारकुन करार देते हुए कहा कि कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल किया गया है, जिसके खिलाफ आज यौम सोग और हड़ताल की कॉल दी गई। लेकिन मुत्तहदा की यौम सोग अपील नाकाम हो गई, बल्कि जबरदस्ती दुकानें बंद कराने पर MQM के 8 शरपसंद नासिर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कराची के लोग अब ये समझ चुके हैं कि हड़तालें किसी मसले का हल नहीं रही, या फिर मुत्तहदा की कराची में गिरफ्त कमजोर होती जा रही है इस कराची ऑपरेशन के बाद? इस पर आज हम बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फैसल करीम साहब आपका। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जफर हिलाली साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। और अहम बात यह है कि ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आज से बाकायदा तौर पर 92 न्यूज का हिस्सा और जल्द ही आपको अपने एक स्पेशल प्रोग्राम में नजर आएंगे। वेरी वार्म वेलकम सर जी। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया शाजी साहिबा। ये मेरे लिए एक एजाज़ है कि एक लीडिंग चैनल की 92 टीम के मैं अब हिस्सा बनने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ना होपफुल कि इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा और कंट्रीब्यूट करूंगा इंशाल्लाह आपके लिए। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे, बात का आगाज करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फैसल करीम कुंडी साहब,
جس طرح زرداری صاحب حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، ان کے بعد ان کے صاحبزادے بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، مفاہمت نے مزاحمت پر پاکستان پیپلز پارٹی اب یقین رکھتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا یہ پالیسی جو مفاہمت کو چھوڑ کر آپ مزاحمت کی جانب آئے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اس طرح سے ریوائیو کر سکتی ہے جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے ایک کسان کنونشن سے لاہور میں خطاب کیا اور آپ نے بھی دیکھا. دیکھیں، بالکل ڈیفینیٹلی مفاہمت کی سیاست کو چھوڑ کر، اور یہ ہماری پارٹی کے ورکروں کی بہت دیرینہ مطالبہ تھا اور بڑا سٹریس کیا جب چیئرمین صاحب اسلام آباد میں تھے اور جب وہ لاہور گئے اور مختلف اضلاع کے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ ملے اور عہدیداروں کے ساتھ، اور یہ بڑی سوچ سمجھ کے پارٹی کے چیئرمین نے یہ فیصلہ کیا. ڈیفینیٹلی پارٹیز ختم نہیں ہوتی، پارٹی ریوائیو ہوتی رہتی ہیں، یہ بات نہیں ہے. پارٹی پہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں، اچھے وقت بھی آتے ہیں، مشکل وقت بھی آتے ہیں. تو پارٹی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اس میں ہمیں محنت کی، اور جس طریقے سے ہمارے پارٹی کے ورکرز، ہماری پارٹی کے لیڈرشپ محنت کر رہی ہے، انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری پارٹی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریوائیو ہوگی. اور اس کا فیصلہ کہ کس کی گرفت مضبوط ہے یا کس کی گرفت کمزور ہے، یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن میں. لیکن بات یہ ہے فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ اب لگتا نہیں کہ مزاحمت سے صرف کام نہیں چلے گا. دوسروں کا گھر صاف کرنے سے پہلے اپنے گھر کو صاف کرنا ضروری ہے. پنجاب میں بیڈ گورننس چل رہی ہے، گڈ گورننس چل رہی ہے. پہلے آپ لوگ سندھ کی گورننس تو ٹھیک کر لیں، اس کے بعد مفاہمت یا مزاحمت کی سیاست کو اپنا لیجئے گا. دیکھیں، سندھ کی گورننس ٹھیک ہے یا بری ہے، یہ فیصلہ یا پنجاب کی بری ہے یا اچھی ہے، یا باقی صوبوں کی اچھی ہے یا بری ہے، یہ فیصلہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 2018 کے الیکشن میں عوام نے کرنا ہے. اور ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے کہ وہ مفاہمت کرے یا مزاحمت کرے. کبھی بھی ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے ڈیموکریٹک پروسیس ڈیریل ہوگا. لیکن ہمیں حق ہے کہ ہم پنجاب پہ جو ہے وہ کرٹیسائز کریں، ہمیں حق ہے کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو کرٹیسائز کریں. ڈیفینیٹلی ہم پہ تو بڑے تنقید کیے جاتے ہیں، ہمارے دور میں بڑے سو موٹ ایکشن لیے جاتے تھے، ہمارے دور میں سپریم کورٹ بڑا ایکٹیو تھا. اب بھی سپریم کورٹ کو اگر آپ دیکھیں، جو نندی پور کا آپ نے بھی بات کی ہے، 17 ارب سے اگر 81 ارب تک پہنچ گیا ہے، اور کرٹیسائز پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہو رہی تھی. اور پرانے جو ایم ڈی تھے پیپکو کے، انہوں نے 11 جولائی 2013 کو ایک لیٹر لکھا ہے چیف جو ہے ہمارے جو تھے سابقہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، ان کو. لیکن اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو پھر ایف آئی اے بھی کام کرتی، نیب بھی کام کرتی، سپریم کورٹ بھی 100 موٹیشن لیتی. لیکن جب نواز شریف کی حکومت ہے تو نہ پھر نیب ایکٹیو ہوتی ہے، نہ ایف آئی اے ایکٹیو ہوتی ہے. چلے نندی پور پاور پروجیکٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کی حکومت کی بھی اتنی ہی غلطیاں، آپ لوگوں کی حکومت بھی اتنی ہی قصوروار ہے جس طرح 3 سال دیکھیں ہم نے تو آج بھی ہمارے چیئرمین نے کہا کوئی بندہ کرپٹ ہے یا کرپشن ہے، بالکل آپ ان کو سزا دیں، ٹانگ دیں. لیکن ٹانگ دیں نا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں میں جیلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، سزائیں بھی نہیں دیتے، پھر آخر میں کہتے ہیں یہ غلطی ہو گئی ہم سے. سیف الرحمان کا بھی پاؤں پڑتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، میں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہے. لیکن جب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ، ہماری پارٹی کے لوگ، آج ہمارے چیئرمین نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہماری پارٹی میں اگر کوئی کرپٹ عناصر ہیں بالکل ان کو آپ سزا دیں. لیکن کرپٹ جو اکراس دی بورڈ یہ چیز ہونی چاہیے. ہم ابھی آپ دیکھیں ہم پہ تو بڑے الزامات لگائے گئے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فاروق حمید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سابق پرائم منسٹر اور ایک سینئر وزیر اس ٹائم کرپشن کے چارجز کا شکار ہیں. پیپلز پارٹی پر تنقید ہو رہی ہے، سندھ میں ان کی بیڈ گورننس کی بات کی جا رہی ہے، وزراء اور بیوروکریٹس کے کرپشن میں ملوث ہونے کے الزامات لگ رہے ہیں. یہ لگتا ہے کہ مفاہمت کی سیاست چھوڑ کر مزاحمت کی سیاست کرنے پر اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی مجبور ہوئی ہے. دیکھیں شاید یہ بات یہ ہے کہ میں تو ایک ٹرانسفارمیشن دیکھ رہا ہوں، اور وہ ٹرانسفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی زرداری سے بیک ٹو پاکستان پیپلز پارٹی ZAB یا پیپلز پارٹی آف بے نظیر بھٹو. اور پارٹی کے اندر بھی بہت پریشر ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی جس نے بڑی غلط پالیسیز کی، اس میں مفاہمت کی پالیسی، اور جس کو پارٹی کے اندر بہت ابھی بھی شدید ان پہ تنقید ہوتی ہے ان کی لیڈرشپ پہ. مفاہمت کی پالیسی غلط تھی؟ جی بالکل. دیکھیں مفاہمت کی آڑ میں پیپلز پارٹی کے دور میں بہت لوٹ اینڈ پلنڈر، بہت کرپشن کے میگا اسکیم جو ہیں وہ سامنے آئے. اور پی ایم لین ان کے آپس میں جو کیسز تھے نیب میں، ایف آئی اے میں، جدھر بھی ان کیسز کو دبایا گیا. میوچلی ان لوگوں نے معاملات کو آگے چلنے نہیں دیا. میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں مفاہمت، تو کیا پیپلز پارٹی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ہم نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، آج آپ ہمیں بھی ہاتھ نہ لگائیں؟ جی دیکھیں یہ تو ماضی میں تو یہی ہو رہا تھا نا، ایک دوسرے کو بچا رہے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کی جو مس گورننس سامنے آئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اتنی بیشنگ ہوئی ہے، اس کے علاوہ یہ جو میگا کرپشن اسکیم
स्कैम अभी देखें ना, आज भी राजा परवेज साहब और बाकी लोगों के खिलाफ रेंटल पावर प्लांट का जो रेफरेंस है वो सामने आया, अमीन फहीम साहब का रेफरेंस NSICL का वो सामने आया। तो पार्टी पे बड़ा सख्त प्रेशर है, और ये मुफाहमत की सियासत और ये जो करप्शन स्कैम जो इनके सीनियर लीडर्स ने किए कुछ लोगों ने, उससे पार्टी का इमेज बड़ा खराब हुआ। मैं तो कहता हूं उसने पार्टी को तकरीबन तबाह करके रख दिया। अब जब एक स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया, पंजाब में पार्टी खत्म होगी, पार्टी को रिवाइव करना है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आगे आ रहे हैं। लेकिन 2013 के इंतखाबात में मुफाहमत की सियासत ने तो नुकसान नहीं पहुंचाया, इनकी अपनी कारकर्दगी नहीं थी, इनका वोट बैंक कहां गया पंजाब में 2013 के इंतखाबात में? मुझे ये बताएं। आपकी बात सही है। देखें 2013 के इलेक्शन में क्यों पीपल्स पार्टी ने इतना, उनके परफॉर्मेंस को इतना सेटबैक मिला, यही दो वजह थी। एक तो मुफाहमत की सियासत जिसकी वजह से ये इनके मामला आगे चले नहीं, और दूसरा जारी बात है करप्शन, ये तमाम चीजें। और देखें 2013 से पहले जब ये अपना ये गवर्नमेंट में थे और उसके बाद ये ऑपोजिशन में आए, तो उनको इन पे क्या इल्जाम था? ये फ्रेंडली ऑपोजिशन का इल्जाम था। ये दो तीन चीजों ने इनके जालों को बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, बहुत डिमोरलाइज किया। आज ये पार्टी बिल्कुल लोएस्ट एप पे है। अब कोशिश ये की जा रही है कि पार्टी के मोरल को रेज किया जाए, पार्टी को रीएक्टिवेट किया जाए, रिवाइव किया जाए, पार्टी का कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जाए। और यही अब हम देख रहे हैं कि ये बिलावल भुट्टो, जिसको मैं कहता हूं हमें बिल्कुल उनको वेलकम करना चाहिए, एक यंग, एजुकेटेड, एनर्जेटिक और डायनामिक किस्म के लीडर साबित हो रहे। लेट हिम कम अप। अगर वो अग्रेसिव सियासत कर रहे हैं उनको करने दें, ताकि वो उससे सीखेंगे भी और उनसे गलतियां भी होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि हम वो ओरिजिनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सूबों में हम वही एक पार्टी। सवाल ये है, क्या वो मज़ामत की सियासत से रिवाइव कर सकती है लाली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में रिवाइवल की बात करना, जब उनको पक्का पनिशमेंट नहीं मिला है, ये गलत बात है। अब हम देखेंगे कि ये सब चोर लुटेरे जो हमारे पे PPP के जो थे, उनको क्या सज़ा मिलती है। और जब उनको सज़ा मिलेगी, फिर बिलावल भुट्टो इंशाअल्लाह उन पार्टी के सामने आएगा, सर झुका के माफ़ी मांगे, और फिर शायद मेरे ख्याल में कुछ हम सोच सकेंगे कि यार शायद ये आदमी सिंसियर है। इस वक्त दोनों पार्टीज़ में फ़र्क ये है, एक पार्टी है दोनों हाथ से लूट रही है, और दूसरी पार्टी है दोनों हाथ और दोनों पैर से लूटती थी। बस यही फ़र्क है। और मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बैठा था एक बड़े अच्छे गैदरिंग में जर्नलिस्ट के साथ, अच्छे रिस्पॉन्सिबल लोग, और फिर उनकी बातें सुन के कि क्या भाई नंदीपुर में क्या हुआ, PIA को क्या किया, वो क्या कहते हैं स्टील कॉर्पोरेशन को क्या किया, कितनी चोरी की, राना मसूद साहब कौन है, असगर खान केस का, मॉडल टाउन का। जब मैं ये सुनते गया तो मुझे एकदम महसूस हुआ कि मैं स्विच ऑफ हो गया, मैं थक गया, मैं ओवरलोड हो गया, मैं अब इन चीज़ों के बारे में सुनना नहीं चाहता। और पब्लिक भी मेरे ख्याल में अब ओवरलोड हो गई है, बोरियत हो गई है पब्लिक में, वो नहीं सुनना चाहते। माफ़ करिए, ये हमारे डिस्कशंस हर चैनल पे वो थक गए हैं। वो सिर्फ जानते हैं कि भाई जो भी हुकूमत आई चोरी करती है, वो उनको पक्का पता है। अब वो जानना चाहते हैं कि इनसे निजात कब मिलेगा, इन लोगों से, हुक्मरानों से या पॉलिटिकल पार्टी से निजात कब मिलेगा। और सीधा पूछते हैं, मुझे आके पूछते हैं एज इफ आई नो, या मुझे क्या पता, पूछते हैं साहब ये बताएं राजी साहब कि ये फौज किस चीज़ के लिए ठहरी है। I mean, क्या है, क्या इन लोगों के पास प्लान नहीं है? क्या ये समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते कि क्या होना है? क्या ये लोग 12-20 आखिरकार इस मुल्क को सियासतदानों ने चलाना है, हमें डेमोक्रेसी से ही चलना है। बिल्कुल, मगर अब इस वक्त आपको एक इंटररेग्नुम चाहिए, एक गैप चाहिए, अकाउंटेबिलिटी की गैप चाहिए। 12-20 लोग जो भी हैं, रफली कॉम्पिटेंट लोगों को आप 1.5-2 साल दें, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी करें, इलेक्शन लॉज बदलें, इलेक्शन कमीशन के लोग बदलें, और फिर आप जाएं मुंसिफाना सीधा इलेक्शन करके पूरी जमहूरियत उनको वापस दें। अब लोग जानना चाहते हैं, यही एक सोल्यूशन है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, ये फौज कब इसको सोचेगी, कब? आपका क्या मतलब है, फौज आगे टेक ओवर कर ले, फौज इनका सफाया कर ले? कर रही है ना फौज। क्या टेक ओवर तो नहीं कर सकती ना, कैसी बात कर रहे हैं क्यों है पाकिस्तान में इतना? फौज हैज टेकन ओवर द कंट्री। ज्यादातर फौज, इंडिया पॉलिसी फौज चला रही है, कश्मीर पॉलिसी फौज चला रही है, न्यूक्लियर फौज चला रही है, अफगान पॉलिसी फौज चला रही है, मेरे ख्याल में अमेरिकन पॉलिसी भी फौज चला रही है, कराची को फौज चला रही है, लॉ एंड ऑर्डर फौज इंचार्ज है। अब क्या रह गया है भाई? सही।
چلیں نندی پور پاور پروجیکٹ پہ بات کر لیتے ہیں. آپ ابھی نندی پور پاور پروجیکٹ پر فیصل کریم کنڈی صاحب سوالات اٹھا رہے تھے, لیکن آپ کے دور میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. 22 ارب روپے سے بننے والا یہ منصوبہ کراچی پورٹ پر 3 سال تک مشینری پڑی رہی. آپ لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. آپ لوگوں کے ہی وزیر قانون نے اس پر دستخط نہیں کیے, جس کی وجہ سے جو چینی کمپنی تھی جس کے ساتھ معاہدہ تھا وہ لوگ واپس چلے گئے. تو قصوروار تو اتنے آپ بھی ہیں جتنی آج کی موجودہ حکومت ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہلالی صاحب میرے بڑے محترم ہیں, اور اگر پوری پیپلز پارٹی کو اگر چور کہے گا تو یہ میں اس پہ بڑا احتجاج کرتا ہوں. سارے لوگ چور نہیں ہوتے. جس طرح اگر آپ الزامات ثابت کریں پوری پارٹی کے اوپر کہ وہ چور ہے تو پھر آپ کہیں. ایسے الزامات لگانا فری فار آل کے مطلب ہے کہ ساری پارٹی چور ہے, میں اس پہ شدید احتجاج کرتا ہوں. ہلالی صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ساری پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے یا چور ہے جو بھی ہے. بہت سے اور انسٹیٹیوشن بھی ہے, ان کے ذکر بھی کریں کہ ان میں بھی انڈیویجولز ہو سکتے ہیں چور, لیکن ایز انسٹیٹیوشن یا ایز اے پارٹی کوئی چور نہیں ہو سکتے. جہاں تک نندی پور کا پروجیکٹ ہم نے پہلے کہا ہے کہ اگر ہماری پارٹی میں اگر اس وقت کے کسی منسٹر نے بھی کوئی غلط کام کیا تو نیب ہے نا, ٹانگ دینا. کیوں نہیں ٹانگتے؟ نیب کے چیئرمین کو تو بلائیں واپس ملک, وہ تو بیچارے جو ہیں وہ ہمارے چیف جسٹس کے خوف سے ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ابھی ان کو اشتہار دیں ان کے کہ وہ ملک واپس آ جائے, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. وہ تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, وہ ملک میں رہتے ہی نہیں ہے. آپ کے ایف آئی اے کیا کر رہی ہے؟ ہمارے لیے تو ایف آئی اے اور نیب بڑی ایکٹیو ہے, اپوزیشن کے لیے, حکومت کے لیے. کریں اگر پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی غلط کام اگر میں نے کیا ہے, اس کا مطلب نہیں پارٹی نے کیا, میں نے کیا بالکل آپ مجھے ٹانگ دیں, کسی اور نے کیا آپ ٹانگ دیں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ مطلب اگر پیپلز پارٹی دور میں یہ ہوا ہے تو اب کیوں ہے. اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ میں شہباز شریف صاحب کی تقریر دیکھ رہا تھا کہ جنات نے یہ کام کر دیا اور اتنا اچھا کام ہو گیا ہے کہ ہم نے 81 ارب میں یہ سب ٹھیک کر دیا ہے, لیکن 5 دن بھی آپ نہیں چلا سکے. اس کے بعد آپ سولر پارک دیکھیں جو باولپور میں 100 میگا واٹ کا, اس میں 15 میگا واٹ بجلی بھی نہیں جا رہی. سب مطلب ہے کہ اربوں روپے کی پھٹی لگا رہے ہیں ملک کو, اور جو ہے نا سب خاموش بیٹھے ہیں, نہ سو موٹیشن نہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نندی پور کا دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے جو نیپرے میں جو جن لوگوں کو آپ نے چیئرمین اور ممبر بنایا ان کو آپ دیکھ لیں کہ کس کے رشتہ دار ہیں, چیئرمین کس کی سفارش پہ بیٹھا ہوا ہے. تو کیسے یہ چیز چلے گی؟ بالکل میں اگر کہتا ہوں, اگر آپ دیکھتے ہیں ہم نے ٹھیک ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو, جیسے ہمارے فاروق صاحب نے بات کی کہ ہم انڈیپینڈنٹ کریں, لیکن وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن نہیں کام کر سکا. اس کے چیئرمین ریزائن کر کے, ابھی پولیٹیکل پارٹیز کے اتنا پریشر ہے کہ ممبر ریزائن کریں. بالکل ان کو چاہیے, ان کے اخلاقی جواز بنتا ہے کہ وہ ریزائن کریں, کیونکہ آپ کہتے ہیں ڈیلیور نہیں کیا. اگر پیپلز پارٹی سندھ میں جیت رہے ہو, باڑوں سے آگے جا کے ایک سیٹ نہیں جیتی ہے, تو ایک ایسا الیکشن جو ہے وہ مینوفیکچر کیا گیا تھا جس میں سب پارٹی کو خوش کر دیں, ہر جگہ ہر کسی کو حصہ دے دیں تاکہ یہ خوش رہیں. مطلب ہے ہر کوئی اگر ایک بارڈر تک, صوبے کے بارڈر تک جیتتا ہے, اگلے صوبے میں جاتے تو زیرو ہو جاتا ہے اور دوسری پارٹی جو ہے نا وہ آسمان پر چڑھ جاتی ہے. تو یہ چیزیں بالکل آر او الیکشن تھا, مینج کیا گیا الیکشن تھا. آپ دیکھیں کہ سندھ میں اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی میں سارا جیت رہی ہے, کے پی سے اٹک سے آگے آتی ہے تو زیرو ہو جاتی ہے. مسلم لیگ جو ہے وہ پنجاب سارے سے جیتی ہے. پارٹی کا یہ گلا جائز ہے, نیب ان کے خلاف ایکٹیو ہے, ایف آئی اے ان کے خلاف ایکٹیو ہے. جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے خلاف بالکل کریں, ہمارے پارٹی میں جو بھی کرپٹ عناصر ہیں بالکل آپ ان کو ٹانگ دیں, لیکن اکراس دی بورڈ کریں. صرف سندھی کرپٹ نہیں ہے یا کوئی پیپلز پارٹی کرپٹ نہیں ہے, اکراس دی بورڈ کریں. جس پارٹی میں بھی کرپٹ لوگ ہیں بالکل آپ ان کو ٹانگ دیں, لیکن ایسے نہ ہو کہ ماضی کی طرح آپ 9 سال 10 سال 5 سال جیلوں میں ڈالیں اور اس کے بعد کچھ نہ کریں. جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہیں کہ نیب خواجہ آصف سے تحقیقات نہیں کر رہا. نیب صرف خواجہ آصف سے اس کیس کی فائل مانگ رہا ہے یا اس کیس کی ڈیٹیل مانگ رہا ہے. جب وہ اپوزیشن میں تھے, چیف جسٹس کے دور میں انہوں نے وہ پٹیشن فائل کی تھی اس پروجیکٹ کے خلاف, اس کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, مسلم لیگ نون کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. یہ تو ان کا گلا جائز ہے. دیکھیں, پہلی بات کنڈی صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, یہ نئی پرسیپشن ہونا چاہیے اور یہ بھی آن گراؤنڈ سچویشن نہیں ہونی چاہیے کہ نیب اور ایف آئی اے صرف سندھ میں ایکٹیو ہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ایکٹیو ہیں. جی نہیں, دیکھیں پہلے تو ایم کیو ایم ریلیٹڈ جتنے لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی, ابھی بھی کارروائی ہو رہی ہے. پھر ظاہری بات ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اداروں میں یہ جو لوگ تھے سندھ کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی ابھی ہو رہی ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اسی طرح کی کارروائی جو ہے پاکستان کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر صوبے میں ارسپیکٹو کسی کا جو بھی پارٹی سے تعلق ہو وہ نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ کہاں پہ کرپشن ہوئی ہے, کہاں پہ ریاست کے وسائل کو لوٹا گیا ہے, کہاں پہ کرائم اور ٹیرر فائنینسنگ جو ہے, کرپشن اور ٹیرر فائنینسنگ کے درمیان کہاں پہ لنک ہے. تو پاکستان کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ نیب اور ایف آئی اے اکراس دا بورڈ, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خاص گروپ کو یا خاص پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے. یہ بات صحیح ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو نندی پور, میں سمجھتا ہوں نندی پور پہ بھی نیب کو
टोटल पूरा जो प्रोजेक्ट है, जिस दिन से वो प्रोजेक्ट साइन हुआ था, प्रोजेक्ट जो जिन लोगों ने प्लान किया था, उन तमाम के एस्पेक्ट को देखना चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखें। नंदीपुर मेरी नजर में शादी एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ पुअर प्लानिंग, मिसमैनेजमेंट एंड इनएफिशिएंसी एट द गवर्नमेंट लेवल। इसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। 3 साल इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को सितारा इम्तियाज किसने दिया? जी देखें, वो तो बात की बात है। ये बताएं जी, सितारा इम्तियाज दिया गया जी, ये चले मैं उसकी बात कर लेता हूं कि इसके प्रोजेक्ट के जो इनॉग्रेशन के बाद जो एमडी थे, वो अब जो सामने आ रहा है कि पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के जो माहिर हैं ये फूलों के और ये इन कामों के, उनको आप एक पावर प्लांट दे रहे हैं चलाने के लिए, और फिर उसके बाद उनको तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। लेकिन बात यह है कि 3 साल ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उन गवर्नमेंट के एहलकारों की, पीपल्स पार्टी के दौर में 3 साल ये इक्विपमेंट कराची में पड़ा रहा, वो वेदर इफेक्ट्स हैं, कोरोजन के इफेक्ट्स हैं, डिटोरेशन, और फिर इन्होंने भी नहीं देखा कि मशीनरी कैसे खराब होगी और उसी पर काम शुरू कर दिया। और टैक्स पेयर का पैसा, एक तो ये कितना जुल्म है, और उसके बाद आप ये देखें कि मुझे ब्रेक लेने दें। 21 अरब से 80 बिलियन प्लस में चला गया। भाई ये पैसा चाइनीज को कितना गया, आपकी जेब में कितना गया, मेरी जेब में कितना गया? पाकिस्तान के अवाम कहते हैं ये 50-60 अरब से पता नहीं कितने हॉस्पिटल बन जाते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज बन जाती हैं। ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद नाज़रीन को टैक्स पेयर, हमारे टैक्स पेयर का पैसा ऐसे इश्तिहारों में, ऐसे एड्स में कैसे जाया किया गया जिनका कोई फायदा नहीं हुआ, जिनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको बताएंगे कि हुकूमत ने कितना बड़ा एड बनाया था, इश्तिहार बनाया था, वाह वाह के नारे लगवाए थे नंदीपुर प्रोजेक्ट के हवाले से। दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद मैं चाहती हूँ नाज़रीन, सबसे पहले आपको वो एड दिखा दूं नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का, जिसमें हुकूमत बड़े वावेला मचा रही थी, बड़ा खुश हो रही थी कि हमारे मुल्क से जो अंधेरे हैं वो जाने वाले हैं। पहले वो ऐड देखिए, इसके बाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब। उनसे बात करेंगे कि क्या ये जो प्रोजेक्ट था ये सिर्फ इश्तिहारात की हद तक कामयाब था। पहले ये ऐड देखिए। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट आज मुसलसल जद्दोजहद से तरक्की की रोशन मिसाल है। अवाम को बिजली की फराहमी के लिए तमाम तकनीकी, कानूनी और माली मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करने के बाद अक्टूबर 2013 से नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पर काम का आगाज असर-ए-नौ किया गया और 7 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने वाली 95 मेगावाट की पहली टरबाइन इस माह के आखिर में शुरू हो जाएगी। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट से 425 मेगावाट बिजली की नेशनल ग्रिड को फराहमी दिसंबर 2014 से शुरू हो जाएगी। नंदीपुर पावर कंपनी लिमिटेड 425 मेगावाट बिजली की जो फराहमी बताया गया था कि 2014 से शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल क़य्यूम साहब, हम ये कह सकते हैं कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो था ये सिर्फ इश्तिहारात की हद तक ही कामयाब था? अवाम को तो असल में कुछ नहीं मिला, अवाम का तो पैसा गया इश्तिहारों में। जी जी, देखिए बात यह है शाजिया, इसको हमें निहायत बयानतदारी से इस सारे इशू को देखना है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है उस तरीके से शुरू नहीं हो सका जैसे हम शुरू करते थे। ये जो इश्तिहार भी आपने दिखाया है ये निहायत बयानतदारी और सिंसियरिटी और मुल्क के साथ वफादारी की वजह से ये कोशिश हो रही थी कि हम गुड न्यूज देंगे कौम को। आपको पता है कि नंदीपुर का पावर प्रोजेक्ट जो है ये शुरू हुआ था 2008 में। पिछले उन 5 सालों के अंदर इसमें मसला ये पैदा हुआ कि दरमियान में कोई प्रॉब्लम हुए तो कोर्ट में गए, कोर्ट का कोई डिसीजन आया तो वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, कॉन्ट्रैक्टर भागा तो ये मसला लंबा हुआ। तो ये हुकूमत जब आई जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इसने कहा कि व्हाई नॉट, हमारे पास 2 चॉइसेस थे। एक तो ये कि इसको स्क्रैप कर दो, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं, ये तो चले ही तो बंद पड़ा हुआ है। उसके लिए आप सर क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि वादे पूरे करने के लिए हुकूमत ने जल्दबाजी से काम लिया? 3 साल जो मशीनरी पोर्ट पर पड़ी रही उसकी हालत नहीं देखी। जब प्लांट स्टार्ट हुआ तो पता चला कि प्लांट का जो ऑयल फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसने 425 मेगावाट बिजली के लिए वो फर्नेस ऑयल को हैंडल ही नहीं कर सकता, तो प्लांट तो फौरी तौर पर बंद हो गया। आप लोगों ने भी तो जांच पड़ताल नहीं की। अगर मुस्लिम लीग, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गलती है तो आप लोगों को भी तो जांच पड़ताल के बाद इसको शुरू करना चाहिए था ना। इफ्तिदा आप लोगों ने कर दिया, या आवाम को बेवकूफ बनाया गया या प्राइम मिनिस्टर साहब को। और फूलों के एक्सपर्ट को आपने लगा दी पावर प्लांट चलाने पे एमडी। मेरी बात सुन लेना पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बिल्कुल आपके बजा देखो, हम पाकिस्तानी कौम के पास रिसोर्सेज नहीं है और एनर्जी के क्राइसिस है तो हम चलते हैं जल्दी। मैं आपको
अज़्म ईमान ये कहता हूं कि जो लोग जल्दी करना चाहते थे वो भी वफादारी कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे नहीं होल्ड करें वो भी वफादारी के अंदर और मुल्क के साथ करते। इसकी अभी नासिर असलम जाहिद साहब को डिप्यूट किया गया है कि इसकी फुल इंक्वायरी की जाए। फर्गूसन जो पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग और लीडिंग ऑडिटर्स हैं उनको लगाया गया कि इसका ऑडिट करें, और इस साथ ही ऑडिटर जनरल को भी हुक्म दिया गया है कि आप भी इसको देखें। हमारी गवर्नमेंट तो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखती है, ये तो एक एक मेगावाट के लिए पाकिस्तान तो तरसता है, अभी और अगर हुकूमत ने एफर्ट किया है कि उसको आगे चलाया जाए तो आप उसके देखें ना, उसमें जो फेलियर्स हैं वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी और उनको पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी। आप ये देखें। क्या नैब ख्वाजा आसिफ से तहकीकात कर रही है, उनसे पूछगिछ कर रही है? जी फर्क देखे ना, अभी तो इसकी नासिर असलम जाहिद साहब को डिप्यूट किया है, वो इसको फिक्स करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर पूरी इंक्वायरी होगी। अगर कोई हमारा गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐसा था जिसने टेक्निकली या एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको सैबोटाज किया या अपनी नाली की वजह से हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का अरबों का नुकसान है, तो उसको जरूर कैफरे किरदार तक ले जाया जाएगा। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये देखा जाएगा कि ये प्रॉब्लम किस हद तक है और इनको अभी भी अगर ठीक किया जा इतना सकता पैसा जाया हुआ, चलें टाइम तो वापस नहीं, पैसे की रिकवरी कैसे होगी? 22 अरब का प्रोजेक्ट 51 अरब में, 51 से 57 में, 57 से फिर 81 में, ये पैसा कैसे वापस आएगा? बिल्कुल देखिए शादिया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना। नोबडी विल से कि इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये वाकई आप बिल्कुल ठीक कहती है कि 21 अरब में हुआ। पिछले 5 साल भी एक हुकूमत थी जिसने इसके साथ किया, जो ये सारा केस फाइल हुआ वहां से। अगर आप स्क्रैप करके तो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर को भगा दें तो आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आपको जाना पड़ेगा और आपके अंदर इन्वेस्टर्स भी डिस्करेज होंगे और आपके ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी हो सकता है, यानी इंटरनेशनल लॉज भी हैं। तो ये हुकूमत, हमारी हुकूमत, इसके प्रोज एंड कॉन्स को देख के निहायत बयानतदारी के साथ कोशिश ये की गई कि पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि नैब एक्टिव है तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्टिव है, एफआईए एक्टिव है तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्टिव है, किसी को करप्शन स्कैंडल में पकड़ा जा रहा है तो पीपल्स पार्टी के लोगों को पकड़ा जा रहा है। क्या पंजाब में करप्शन हो नहीं रही है या मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो फरिश्ते हैं? नहीं है, बिल्कुल। देखिए शादिया, ये अगर लोग सियासी लोग कहें ना तो मैं उसको डाइजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ये लगे रहते हैं। आप तो एक इंडिपेंडेंट और बिल्कुल फेयर और मेरे मुंह में अल्फाज न डालें, ये भी फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे थे। कुंडी साहब आप ही फरमा रहे थे ना ये सब। नहीं, लेकिन ना कुंडी साहब की बात मेरी समझ में आती है और आई एम श्योर कुंडी साहब तो बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं। ये पीपल पार्टी या MQM या किसी का नहीं है, इंडिविजुअल्स के ऊपर जा रहे हैं और जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा, खा वो मुस्लिम लीग नून के अंदर होगा, वो कॉप के अंदर होगा, वो आर्मी के अंदर होगा, वो जजेस में अंदर होगा, वो अपने उसका जवाबदेह होगा। और यही हम कर रहे हैं। हम इसको देखो ना, उस पूरी एफर्ट को जाया करने के लिए ये ना कहें कि ये उनके खिलाफ उधर क्यों नहीं होता। जिसके खिलाफ इल्जाम है उसको इल्जाम को साबित करना है कि ये गलत है, वो बरी हो जाएगा। तो काइंडली अगर एक नेशनल एफर्ट शुरू हुई है पाकिस्तान में क्लिनजिंग की, तो अगर ये बदयांती के ऊपर हुई तो वो लोग जो बदयांती करेंगे वो जरूर लोगों की नजरों के सामने आएंगे। बट आई कैन अश्योर यू कि अल्लाह के करम से ये अक्रॉस दी बोर्ड है और इससे कोई भी स्पेयर नहीं होगा और इसमें सारी पार्टियों का तावन चाहिए और वो हमें मिल रहा है काफी हद तक। सिर्फ ये ब्लेम गेम सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात होती है। फैसल साहब, मैं आपका कमेंट लेना चाहती हूँ। आपने बातें सुनी अब्दुल कयूम साहब की। कयूम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखें, हमारे 2 साबिक वज़ीर आज़म पे केस है तौकीर सादिक की अपॉइंटमेंट की कि हु वाज दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो वो जो है वो दोनों वज़ीर आज़म जो है भुगत रहे हैं और उस वक्त के जो उस कमेटी के सेक्रेटरी थे वो इन्होंने वापडा का चेयरमैन बना दिया है। अब नून की जब हुकूमत आएगी तो सेक्रेटरी को बुरे इल्ज़ाम बनाएंगे और जो उनके मिनिस्टर हैं जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते थे, जो अब मिनिस्टर बन गए, अब वो खामोश बन को कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो सियासी हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिस्ट में सियासतदानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं और इनके दौर में जो है ना ब्यूरोक्रेट मुर्द इल्ज़ाम ठहरेंगे, उनको अंदर करेंगे, जी ये MD ने गलत किया, सेक्रेटरी ने गलत किया, फलां ने गलत किया, इनको अंदर कर दो। और फौरन जिस तरह इनका वो है रिवाज है हमारे CM पंजाब के, जी फलाने को भी हथकड़ी डाल दो, फलाने को निकाल दो, फलाने को ये कर दो, तो आप देखें कि वही सूरत हाल होगी। अपने आप को बचाने के लिए जो है ये सरकारी अफसरों को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाएंगे और खुद जो है वो मजे करेंगे। नहीं, लेकिन देखें, अगर ये साबित हो जाए कि ब्यूरोक्रेट को पॉलिटिशियन की आशीर्वाद हासिल है तो फिर आशीर्वाद, फिर पॉलिटिकल लोगों को हथकड़ी लगनी चाहिए। लेकिन अगर
ब्यूरोक्रेट ने चीट किया है और नायली के साथ खुद इनिशिएटिव लेके किया है, तो फिर ब्यूरोक्रेट को हथकड़ी लगनी चाहिए। और इसकी अदालतें खुली हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कुंडी साहब का पॉइंट अपनी तौर पे जायज है। अगर किसी के साथ अदालतें तो देखे जी, साबिक एमडी पेप्को ने चीफ जस्टिस को 11 जुलाई 2013 को लेटर लिखा हुआ है नंदीपुर के मुतालिक, जिसमें करप्शन हुआ है। उस वक्त सो मोटेशन नहीं ले गया। अदालतें क्या, अदालतें तो फैसला करती हैं, तो जजों को धमकियां दी जाती हैं, शाजिया, मैं यहाँ इंटरवीन करना चाहूंगा, हमले किए जाते हैं। कुंडी साहब, विद ऑल रिस्पेक्ट टू कुंडी साहब और जनरल कयूम साहब, देखें बात यह है कि जहां तक ब्यूरोक्रेट है वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास इतने एग्जाम्पल हैं जिसमें वो लोग जो बिल्कुल नाअहल थे, उनकी कोई काबिलियत नहीं थी, क्वालिफिकेशन नहीं थी, उन लोगों को सियासतदानों ने लगाया और उसके बाद क्या तबाही। एग्जाम्पल, डॉक्टर आसिम इज अ मेडिकल डॉक्टर, उनको आपने लगा दिया क्योंकि जरदारी साहब के बहुत क्लोज थे, उनको आपने पेट्रोलियम तमाम महकमा दे दिया। क्या हुआ? ओगरा का स्कैम आया 120 बिलियन रुपीस का। दूसरा, एनआईसीएल के केस में पीपल पार्टी के दौर में पता नहीं कहते हैं कि दुबई से कोई मैनेजर साहब आए हैं, उनको एनआईसीएल का हेड लगा दिया। इतना बड़ा करप्शन स्कैम हो गया वहां पे। फारूक साहब, ये तो जानबूझ के लगाया है, वही तो मैं कह रहा हूं, ये कोई मिस्टेक नहीं था आसिम की अपॉइंटमेंट। मैं यही कह रहा हूं ना कि ब्यूरोक्रेट को लगाते हो तो फिर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लेकिन बाहर से लोगों को लाके इतने बड़े इदारे दे देना, आइन तोड़ता है, उसको सदर मुल्क का बना दिया जाता है, उस पर तो अब नहीं बोलते हैं। कुंडी साहब देखें, वो एक अलग बात है। अभी हम जमहूरियत के दौर में बात करें, जमहूरियत, लेकिन मैं भी कह रहा हूं, अगर डॉक्टर आसिम करप्ट है, अगर डॉक्टर आसिम ने करप्शन जिम्मेदारी ज्यादा होती है क्योंकि किसी बंदे ने करप्शन किया, बिल्कुल टांग दें, हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे, किसी जो है वो जिम्मेदारी रखती है। और देखिए, माफ करिए, मैं सिर्फ ये कंफर्म, मैं कुंडी साहब को ये सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि ये शरीफ्स की जो एटीट्यूड है ब्यूरोक्रेट से, और मैं एक ब्यूरोक्रेट रहा हूं, ये एक बड़ा अनहेल्थी एटीट्यूड है और ये एक पेक्यूलियर एटीट्यूड है। मैं आपको बताता हूं, आपने देखा ये जो डेंगू का क्या हुआ, ये जो लोग बेहोश हो गए, माफ करिए, आज अटक में हुआ, कल जेलम में हुआ, ये स्प्रे हो गया, हेल्थ सेक्रेटरी को निकाल दिया, माने ओएसडी बना दिया, 2 सेक्रेटरीज को डीजी। है ना हमारे पंजाब में, ये हमारे पंजाब का रिवाज है। बेवकूफ लोग ये नहीं समझते हैं कि आप 2 सेक्रेटरीज को निकालते हैं कि ये इनएफिशिएंट है, तो फिर आपने ही तो अपॉइंट किया इनको। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो आपके बारे में ये वक्त नहीं आ गया है कि थोड़ा चेहरा जाके देखें अलमारी में, अब देखें और जाके रिजाइन करें। अब नंदीपुर में कहा जा रहा है कि जितने लोगों को ट्रेन किया गया था चाइनीज ने, वो सारे लोग प्रोजेक्ट पे आए नहीं, तितर-बितर हो गए, उनका आगे पीछे कर दिया गया। तो जब आप जो एक्चुअली ट्रेन लोग नहीं होंगे, आप एक फूलों के एक्सपर्ट को जो है उसको पावर प्लांट दे देंगे, तो आप मुझे बताएं यही तबाही होगी और क्या होगा? सही। इनका एक और एटीट्यूड है जो मैं माफ करिए, मैं सिविल सर्विस के बारे में बताता हूं, जो एस्टर कोड है, जो हमारे रूल्स थे, इन्होंने तबाह करके खत्म कर दिया है। ये सब सियासतदान, कुंडी साहब की पार्टी, कुंडी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक मगर नहीं, मैं खत्म इस पे कहना चाहता हूं कि इनका एटीट्यूड है, और जी कड्डो इसे, कड्डो। किसी ने इनको कहा, जब इन्होंने कहा किसी को कड्डो, उन्होंने कहा जी ये सिविल सर्विस में, फॉरेन सर्विस में कड्डो नहीं होता है, पहले आप शो कॉज नोटिस देते हैं, फिर आप इंक्वायरी करते हैं, फिर उसका जवाब लेते हैं। सब एक उंगली के इशारे पे। लोग ये कह रहे हैं हेड्स मस्ट रोल, ये नहीं कि आप एक इंक्वायरी करा रहे हैं, दूसरा कमीशन बना रहे हैं, वो फिर मामला लटक जाएगा। नहीं, लोग कहते हैं अब नंदीपुर को एक टेस्ट केस बना के वो तमाम लोग राइट जिन्होंने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट मैनेज किया अक्रॉस द बोर्ड, दोनों गवर्नमेंट में जो लोग थे सबको जो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्रेक पे जाना है। हिलाली साहब वाली बात कड्डो वाली ठीक है, असल में ये समझते हैं कि वो इत्तेफाक, मुल्क को भी इत्तेफाक फाउंड्री की तरह चलाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कड्डो। मतलब है कि एक प्रोसेस होता है, ब्यूरोक्रेसी का एक प्रोसेस होता है। आज भी आप देखें कि जितनी ब्यूरोक्रेसी इस्लामाबाद में बैठे, सब लाहौर से उठा के डिप्टी सेक्रेटरियों पे जो है ना, इन्होंने सेक्रेटरी के ओहदों पे बिठा दिया है। सारे हमारे ब्यूरोक्रेट जो ओएसडी बन गए हैं, जो भी लाहौर से इंपोर्ट होकर आते हैं, जो इनके जो एनटीएस टेस्ट होता है जाती उम्र में, वो पास करके आता है, तो वो इस्लामाबाद में सेक्रेटरी बन जाता है। आप लोगों ने भी कुछ मेरिट पर लोग नहीं लगाए, जीती जागती जिंदा मिसाल हमारे सामने डॉक्टर आसिम की है कि कभी भी एडिशनल सेक्रेटरियों से जो है उसका रिवॉर्ड क्या दिया गया। आज आप देख ले, हमने भी किसी एडिशनल सेक्रेटरी से नहीं लिया, और अगर किसी ने गलत काम किया तो भुगतेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपका, सेनेटर अब्दुल कयूम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एमक्यूएम की आज कराची में हड़ताल की कॉल और यौम सोग की अपील। कराची के बासियों का, कराची के शहरियों का क्या रद्द अमल रहा,
मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे 92 न्यूज के रिपोर्टर कराची से बाबर सलीम, साथ ही मौजूद है एमक्यूएम के रहनुमा रेहान हाशमी। बाबर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एमक्यूएम की आज की हड़ताल की कॉल पर कराची के शहरियों ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया? देखिए, कराची में आज बेशतर मकामात खुले हुए थे। आज तारिक रोड कराची की मरकजी मार्केट है, उसके साथ ज़ैनब मार्केट कराची की मरकजी मार्केट है, एम प्लस मार्केट कराची का तिजारती हब है। ये वो तमाम बाजार हैं जो उमूमन इससे कबल इस किस्म के जो शोक के ऐलानात होते थे उस पर बंद हो जाया करते थे, लेकिन आज हमने ये देखा कि ये तमाम इलाके, ये तमाम बाजार खुले हुए थे। इसके साथ ट्रांसपोर्ट भी जो है वो रूटीन के मुताबिक थी। आज शाम 6 बजे हमने लाइव हिट जब की है और पूरे दिन को समराइज किया है, तो ये बात हम आसानी से कह सकते हैं कि कराची में जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, ना सिर्फ वो मामूल के मुताबिक खुली रही हैं बल्कि दफातर में ट्रांसपोर्ट की वजह से मुकम्मल हाजिरी भी रही है। रेहान हाशमी साहब, बाबर सलीम की आपने बातें सुनी, क्या वाकई ऐसा था? आपकी हड़ताल क्या वाकई आज नाकाम हो गई, या हम ये समझें कि कराची ऑपरेशन के बाद, आप लोगों के कारकुनों की गिरफ्तारियों के बाद जो अवाम को रिस्पांस मिल रहा है, अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अब हड़तालों से कुछ नहीं मिलेगा और आप लोगों की कराची इतने बड़े शहर पर जो गिरफ्त है वो कमजोर पड़ गई है? रेहान हाशमी से हमारा राब्ता जो कट गया। बहुत शुक्रिया बाबर सलीम, आपका हम कोशिश करेंगे रेहान हाशमी से दोबारा राब्ता और उनसे ये जान सकें कि एमक्यूएम की क्या राज हड़ताल के बारे में। हम समझ लें फारूक हमीद साहब के अवाम ये जान चुकी है कि हड़तालों से हासिल होने वाला कुछ नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ बड़े सिंपल अल्फाज में ऐसे कहूंगा, कराची हैज चेंज्ड। कराची के आफ्टर कराची ऑपरेशन, जी हाँ, आफ्टर द कराची ऑपरेशन कराची हैज चेंज। और इसमें जिस लेवल की मास सेलिब्रेशन हुई हैं इस साल ईद उल फितर पे कराची के लोगों ने, फिर उसके बाद 14 अगस्त, उसके बाद 6 सितंबर, मेरा ख्याल है वो खुद आज़ादी महसूस कर रहे हैं कि अब वो एक ख़ास किस्म का फियर और टेरर जो था कराची से, उससे वो आज़ाद हो गए, वो लिबरेट हो गए। देखें, मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को अब समझ लेना चाहिए कि वक्त आ गया कि वो कुछ ज़रा सख्त फैसले करें और ये बोल्ड फैसले होंगे। एमक्यूएम में बड़े अच्छे लोग हैं, एमक्यूएम की जो पाकिस्तानी लीडरशिप है कराची में, उनमें अच्छे काबिल लोग हैं। मैं समझता हूँ मुहिब वतन पाकिस्तानी है, शायद मेरे से बेहतर पाकिस्तानी है, उनको अब सामने आना चाहिए और उनको एमक्यूएम को भी मान लेना चाहिए ना कि अब तो पहले वाली बात नहीं रही। अब हम रेहान हाशमी साहब से फोन मिला रहे हैं, वो बार बार फोन काट रहे हैं जब उन्होंने ये सुना कि हमारे रिपोर्टर के पास सारी इन्फॉर्मेशन है आज की हड़ताल। देखें, उनका जो पॉलिटिक्स ऑफ रेजिग्नेशन था वो भी बैकफायर कर गया, उनका जो पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल था कराची को होस्टेज रखना वो भी बैकफायर कर गया, सब नजर आ रहा है। अब उनको चाहिए कि सामने आए और 2-3 काम करें। एक रिफॉर्म्ड और न्यू एमक्यूएम जो है विद अ गुड पॉलिटिकल फेस, उसको सामने लेके आए, एक सही मानों में डेमोक्रेटिक एमक्यूएम रिनाउंस करें कि अब मिलिटेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। रेहान हाशमी साहब, आवाज आ रही है आपको? रेहान साहब, अभी आपने हमारे रिपोर्टर बाबर सलीम की बातें भी सुनी, क्या वाकई आज आप लोगों की हड़ताल की जो कॉल थी वो नाकाम हो गई और उस तरह से लोगों ने आपको वो जवाब, वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो दिया करते थे और बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है? कराची ऑपरेशन का नतीजा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका जो आपके रिपोर्टर थे उनका रिमार्क्स नहीं सुन सका हूँ। पहले तो मैं ब्रिगेडियर फारूक साहब को मुबारकबाद दूंगा और ये यकीनी तौर पर 92 चैनल में एक नया और बेहतरीन इजाफा होगा और उम्मीद भी करता हूँ कि अनबायस तजुर्बा जो आपका है, तजुर्बे की बुनियाद पर आप करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप साहब, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। मैं एक गोशगुजार करना चाहूंगा, अर्ज करना चाहूंगा। देखें, इसी आज़ाद मीडिया के बेशतर तज्जिए जो माजी में हुए, खसूसी तौर पे जो 246 के इंतखाबात में कि जीतने की उम्मीद मुत्तहदा के हवाले से, जिसको सिरे से रद्द कर दिया गया था। रेहान हाशमी साहब, आवाज आ रही है? माजिद से जी, मुझे आ रही है, आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल, जी जी फरमाइए। हाँ, मैंने कहा कि शायद मेरी आवाज अरबाब इख्तियार नहीं सुन पा रहे, तो शायद आप लोग भी ना सुन पा रहे हो। हम आपकी आवाज बिल्कुल सुन रहे हैं। जी, बड़ी नवाजिश। देखें, वो तज्जिए थे और उसके बाद जो जिस तरह एमक्यूएम जीती है वो आपके सामने है। देखें, कराची ऑपरेशन होना चाहिए था। यहाँ पर जिस नजर से आप लोगों ने फर्ज करने के तज्जिया दिया है, या अभी जिस नजर से देखकर एमक्यूएम की पुरअमन यौम एहतजाज को रिकॉर्ड करके मंजर आम पे लाया जा रहा है या पाकिस्तानियों के सामने लाया जा रहा है, तो मेरी नजर से और कराची वालों की नजर से वो दूसरी चीज है। पुरअमन होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी का इख्तियार है कि वो सियासी जमातों का इख्तियार है कि वो जनाब जो है पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो आज ताजिरों से, सनतकारों से अपील की थी ना, आप लोगों ने दुकानदारों से अपील की थी कि दुकानें बंद रखें।
میری نظر میں ہمارا یوم سوگ جو ہے بہت ہی پرامن اور بہت ہی کامیاب گیا ہے. لیکن ہڑتال ناکام ہوئی. دیکھیں ہم نے اپیل کی تھی، جو میں نے آپ سے کیا کہا، NA-246 کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس طرح کے تجزیے تھے کہ جناب ایم کیو ایم کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ کراچی میں آ کے سیاست کریں، اور یہاں پر تو کلعدم جماعتیں بھی سیاست کر رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرا مینڈیٹ ہے اور میجورٹی مینڈیٹ ہے، اور کسی پہ زور زبردستی نہ میرا اختیار ہے نہ میرا حق ہے نہ کسی اور کا حق ہے کہ زور زبردستی کر کے میرے ووٹرز کو مجھ سے منحرف کرنے کی باقاعدہ مضموم سازش کی جائے. دیکھیں میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، قوم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ احتجاج کے دیگر طریقے دیکھے. ہم نے تو ماضی قریب میں یہ بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ پہ حملہ بھی ہوا، احتجاج بھی ہوا، سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک بھی چلائی گئی، مار دھاڑ بھی ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ پھانسی دے دیا جائے گا پولیس والوں کو. مگر اور اس کا موٹیو کیا تھا کہ آئی وانٹڈ ٹو بیکم اے پرائم منسٹر. ہمارا موٹیو یہ نہیں ہے. ہم نے جو پرامن یوم سوگ کا اعلان کیا جس پہ کراچی کی عوام نے، لیکن آج تو خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ زبردستی دکانیں بند کرانے پر ایم کیو ایم کے 8 جو شرپسند تھے لوگ، ان کو گرفتار کر لیا گیا. خبر تو آج یہ بھی آ رہی تھی. 3 کروڑ کی آبادی میں اگر ایم کیو ایم کے ورکرز تو روزانہ کی بنیاد پہ اریسٹ ہو ہی رہے ہیں. 3 کروڑ کی آبادی میں کیا یہ آپ کو عجیب بات نہیں لگتی کہ 8 ایم کیو ایم کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہو؟ اور اگر فرض کریں کہ کوئی زبردستی کروا رہا تھا تو اس کو اریسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ایم کیو ایم کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کرے گی کہ میرے تشخص کو مجروح کرنے والا اگر کوئی ملیٹنٹ یا کوئی دہشت گرد میری صفوں میں موجود ہے تو اس آپریشن سے اس کا صفایا ہونا چاہیے. لیکن مسنگ پرسنز ہوں، چاہے وہ ماورائے عدالت قتل ہو، اس کو مطلب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا کہ جو تاثر مخاصمانہ طرز عمل کا اداروں کے درمیان اور سیاست کے درمیان ہو رہا ہے، دیکھیں سیاست میں جو اکنامک ٹیررزم کا عنصر ہے، یہ اس کے اوپر بھی جو کارروائی ہو رہی ہے وہ ہونی چاہیے، جاری رہنی چاہیے. کیونکہ پاکستان میں اگر یہ جو حالات پیدا کیے ہیں بیڈ گورننس کے، عمومی طور پہ سیاستدان جبکہ کروڑوں روپے انویسٹ کر کے آتے ہیں سیاست میں آتے ہیں تو اٹس بیکم اے انڈسٹری. ٹھیک ہے، کون کرے گا؟ یہ ان کی بیڈ گورننس کی مثال ہے. ٹھیک ہے، سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو کرپشن میں انوالو ہے. بہت شکریہ، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب آپ کا. مجھے کلوزنگ کی طرف جانا، میں چاہتی ہوں کہ ہلالی صاحب کے بھی کمنٹ لے لوں. ہلالی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا دن ہے پاک کراچی کے لیے. خوف، ڈر اور وہ اس قسم کا جو سوچ اور خیال، ڈرتے ہر ٹریفک لائٹ پہ کون آئے گا، دو پولیس یہ آ رہے ہیں سکوٹر پہ لوگ، کیا یہ ان کے پاس آ کے ہمیں ماریں گے. یہ ماحول کافی حد تک ختم ہو گیا ہے اور اس لیے یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے. مگر میرا ایک اور سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ 4 لوگ جو مارے گئے، جو رینجرز کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں اور یہ جو کہتے ہیں یہ انوسنٹ ورکرز ہیں، پبلک نے یہ دکھا دیا صحیح کہ یہ ان کا خیال یہ ہے کہ رینجرز صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ انوسنٹ ورکرز ہوتے، کیا میرے خیال میں کچھ زیادہ ری ایکشن نہیں ہوتا؟ بالکل صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ کراچی کے عوام، کراچی کے بزنس مین، کراچی کے تاجر نے آج ثابت کر دیا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے ریگولر فیچر ہوگا کہ وہ اسٹیٹ، ریاست اور ریاست کے اداروں کے ساتھ ہے. اور دوسری بات یہ، کسی کو کوئی اب شک نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست اور ریاست کے اداروں نے کا فیصلہ ہے، ڈٹرمنیشن ہے، ریزالو ہے. ہم نے ایٹ آل کاسٹ، فیلئر از ناٹ این آپشن، کراچی میں امن قائم کرنا ہے کسی بھی قیمت پر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ فاروق حمید صاحب آپ کا، ظفر ہلالی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.